सबसे पहला सवाल 101 नंबर, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश में दिए है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 41B में। अगला सवाल 102 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41B आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस वर्ष में अंत स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 2008। अगला सवाल 103 नंबर, सीआरपीसी की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो इसकी सही उत्तर होगा युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है। अगला सवाल 104 नंबर, किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 41D। अगला सवाल 105 नंबर, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का वाद किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तियों की गिरफ्तार। अगला सवाल 106 नंबर, सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान कौन सी धारा करती, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 45। अगला सवाल 107 नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 54। अगला सवाल 108 नंबर, किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 54। अगला सवाल 109 नंबर, निम्न से कौन सी धारा संहिता में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा अंत स्थापित नहीं की है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 55A। अगला सवाल 110 नंबर, समन की तालीम किस प्रकार की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। सबसे पहला है न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, दूसरा है पुलिस अधिकारी द्वारा, तीसरा है किसी अन्य पदाधिकृत लोक सेवक के द्वारा। अगला सवाल 111 नंबर, संहिता की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 44। अगला सवाल 112 नंबर, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया को किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 43। अगला सवाल 113 नंबर, संहिता की किस धारा के भीतर प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 46। अगला सवाल 114 नंबर, धारा 51 प्रावधान करती है, तो इसका सही उत्तर होगा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाश। अगला सवाल 115 नंबर, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति को चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा को किस धारा में प्रावधानित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 53A में। अगला सवाल 116 नंबर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। अगला सवाल, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त किस धारा के भीतर बताई गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 54A में। अगला सवाल 118 नंबर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 57। अगला सवाल 119 नंबर, समन का प्रारूप संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 61। अगला सवाल 120 नंबर, समन की तामील कैसे की जाएगी, यह कौन सी धारा बताती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 62। अगला सवाल 121 नंबर, सरकारी सेवक पर तामील को संहिता की किस धारा में वर्णित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 66। अगला सवाल 122 नंबर, संहिता के अंतर्गत समन की तामील किस प्रकार की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। सबसे पहला है किसी अन्य पदाधिकृत लोक सेवक द्वारा, दूसरा है न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, तीसरा है पुलिस अधिकारी द्वारा। अगला सवाल 123 नंबर, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उससे गिरफ्तार कर सकता है। इसका सही उत्तर है भारत के किसी स्थान। अगला सवाल 124 नंबर, दंडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट कब तक प्रवृत्त रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा वह जब तक रद्द नहीं किया जाए। इसके बाद अगला सवाल 125 नंबर, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा किस धारा के अंतर्गत दी है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 82 सेक्शन 82। अगला सवाल 126 नंबर, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की किस धारा के भीतर की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 83 सेक्शन 83। अगला सवाल 127, सीआरपीसी में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 82 से 86 तक सेक्शन 82 से लेकर 86 तक। अगला सवाल 128 नंबर, एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेम को गिरफ्तारी से सुरक्षा। अगला सवाल 129 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वो कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक, तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह। अगला सवाल 130 नंबर, सीआरपीसी की धारा 91 लागू नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अभियुक्त। अगला सवाल 131 नंबर, संहिता में डाक एवं तारघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा जिला मजिस्ट्रेट
या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला सवाल 132 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 93। अगला सवाल 133 नंबर, विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने को कौन सा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहले है जिला मजिस्ट्रेट भी है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी है और तीसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी। अगला सवाल 134 नंबर, धारा 97 के अनुसार निम्न से कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा सत्र न्यायालय। अगला सवाल 136 नंबर, सीआरपीसी की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिग्रहित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस अधिकारी। अगला सवाल, संपत्ति के समर्पण की सूचना किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 105 जी। अगला सवाल, संपत्ति का अधिग्रहण या कुर्की को संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 105 सी। अगला सवाल 139, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति को किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 106। अगला सवाल 144 नंबर, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति किस धारा के अंतर्गत दी है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 109। अगला सवाल 141 नंबर, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115। अगला सवाल 142 नंबर, प्रतिभूति देने का आदेश वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 107। अगला सवाल 143 नंबर, क्या दंडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाँ। अगला सवाल 144 नंबर, संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविधाकारी राज परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 105। अगला सवाल 145 नंबर, किस अपराध के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंधन पत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर वो उपयुक्त सभी, यानी सबसे पहला बलवा करना, दूसरा आपराधिक अभित्रास और तीसरा विधि विरुद्ध जमाव। अगला सवाल 146 नंबर, प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर करवास किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 122। अगला सवाल है 147, पत्नी, संतान और माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए आदेश किस अध्याय में दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 9। अगला सवाल 148 नंबर, पत्नी, संतान और माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए आदेश किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 125। अगला सवाल 149, संहिता में किस धारा के अंतर्गत भत्ते में परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 127। अगला सवाल 150 नंबर, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिलाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोई सीमा निर्धारित नहीं। अगला सवाल 151 नंबर, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सहोदर भाई। अगला सवाल 152 नंबर, धारा 125 में भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यक अधर्मज संतान। अगला सवाल 153 नंबर, निम्न से कौन भरण पोषण का हकदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य। अगला सवाल 154 नंबर, भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा बकाया दे होने के 1 साल के अंदर। अगला सवाल 155 नंबर, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अविवाहित बहन। अगला सवाल 156 नंबर, निम्न से कौन भरण पोषण का अधिकारी है? इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, यानी अ में दिया पति और पत्नी दोनों जो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हैं, ब में दिया गया जारता की दशा में रहने वाली पत्नी। अगला सवाल 157 नंबर, इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं हो? तो इसका सही उत्तर होगा विधवा पुत्री। अगला सवाल 158 नंबर, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, अ में दिया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट और ब दिया गया थानेदार। अगला सवाल 115 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का क्या उद्देश्य? तो इसका सही उत्तर होगा परिशांति भंग होने से रोकना। अगला सवाल 160 नंबर, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 103। अगला सवाल 161 नंबर, संहिता की किस धारा के अंतर्गत आदेश तामील या अधिसूचना का उपबंध दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 104। अगला सवाल 162 नंबर, संहिता की किस धारा में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 144। अगला सवाल 163 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धारा में एफआईआर की संविधिक परिभाषा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा परिभाषित नहीं। अगला सवाल 164 नंबर, सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन एफआईआर दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल संज्ञेय अपराध के संबंध। अगला सवाल 165 नंबर, एफआईआर निम्न धारा के अंतर्गत लिखित
की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 114। अगला सवाल 166 नंबर, संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा। यानी इसका मतलब है कि कोग्निजेबल ऑफेंस का अगर कोई सूचना दे रहा है तो उस पर वो साइन दस्तखत करे। अगला सवाल 167 नंबर 167, धारा 376 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत लिखी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला सवाल 168, एफआईआर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा यह एक ठोस सबूत नहीं। अगला सवाल 169, पुलिस एक न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक है, यह किस वाद में प्रतिपादित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा किंग इंपेयर बनाम नाजिर अहमद। अगला सवाल 170 नंबर, यदि थाने का भारसदक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर देता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार एफआईआर का सार किसे भेजना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस अधीक्षक यानी एसपी। अगला सवाल 171 नंबर, किस धारा में यह प्रावधान है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 160 के 1। अगला सवाल 172 नंबर, संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 161। अगला सवाल 173 नंबर, पुलिस द्वारा संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलेखित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अगला सवाल 174 नंबर, संहिता की धारा 164 के अंतर्गत स्वीकृति अभिलेखित की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा मेट्रोपॉलिटन या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला सवाल 175 नंबर, धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है। इसका मतलब है प्रार्थना पत्र। फौजदारी न्यायालय का मतलब है क्रिमिनल कोर्ट। अगला सवाल 176, धारा 167 सीआरपीसी के भीतर अभियुक्त को अधिकतम समय जिसके लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 15। अगला सवाल 177, अन्वेषण के लिए प्रक्रिया किस धारा में दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 157। अगला सवाल 178, संघीय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति किस धारा में दी है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 106। अगला सवाल 179, असंघीय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण किस धारा के अंतर्गत दी है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 155। अगला सवाल 180, बाटों और मापों का निरीक्षण किस धारा में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113। अगला सवाल 181 नंबर, पुलिस का निवारक कार्य किस अध्याय में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 11। अगला सवाल 182, संहिता के अंतर्गत किस धारा में उल्लेखित किया कि रिपोर्ट कैसे दी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 158। अगला सवाल 183, संहिता में साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 160। अगला सवाल 184, संहिता में किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 161। अगला सवाल 185, किस धारा में दिया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। यानी ये है सेक्शन 163। यानी उत्प्रेरणा का मतलब है जो पुलिस अधिकारी अपने कस्टडी में किसी को मारपीट करता है ये नहीं कर सकता, किसी तरीके का उत्पीड़न उसको मानसिक या शारीरिक नहीं दे सकता। ये बातें सेक्शन 163 में बताइए। अगला सवाल 186 नंबर, स्वीकृति और कथनों को अभिलेखित करना किस धारा में उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 164। अगला सवाल 187, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी को किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 165। अगला सवाल 188, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं हुआ तब प्रक्रिया किस धारा में वर्णित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 167 167। अगला सवाल 189, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 168 यानी सेक्शन 168। अगला सवाल 190, संहिता में अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी यानी केस डायरी किस धारा में उल्लेखित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 112। अगला सवाल 191 नंबर, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113। अगला सवाल 192, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता किस अध्याय में उल्लेखित। तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 13। अगला सवाल 193, जांच और विचारण का मामूली स्थान किसके अंतर्गत दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 177। अगला सवाल 194, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध संहिता में किस धारा में उल्लेखित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 182। यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध निम्न में से वर्णित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 183। अगला सवाल 196, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 190। अगला सवाल 197, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान किस धारा के अंतर्गत
उपबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113। अगला सवाल 198, मनहानि के लिए अभियोजन संहिता की किस धारा में प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 199। अगला सवाल 199, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना किस धारा में प्रावधानित किया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 202। अंतिम सवाल 200 नंबर, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में अन्वेषण के दौरान की गई कोई संस्कृति एवं कोई कथन के बारे में बता।